डेजर्टिफिकेशन दुनिया की सबसे नई और बड़ी समस्या है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रेगिस्तान पहले से नहीं थे। हमेशा से ही रेगिस्तान रहे हैं, लेकिन अब इनका एक्सपेंशन बहुत तेजी से हो रहा है। लेकिन चीन ने वो कर दिखाया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। चीन ने 98 लाख एकड़ से ज्यादा खराब जमीन को हरा भरा बना दिया है। मगर सवाल ये है कि आखिर चीन ने ये कारनामा किया कैसे? तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं। लगातार बढ़ता रेगिस्तान और कम होती फर्टाइल जमीन चीन की सबसे बड़ी समस्या हुआ करती थी, लेकिन चीन ने अब इसका उपाय ढूंढ लिया है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर ऑफिशियल आंकड़ों की बात की जाए तो 2016 से 2020 तक चीन ने लगभग 2.17 करोड़ एकड़ बंजर और रेगिस्तानी जमीन को फिर से हरियाली में बदल दिया है, और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इनफैक्ट 2022 में ये 93 लाख एकड़ हुआ करता था, जबकि 2023 में ये आंकड़ा बढ़कर 98 लाख एकड़ जमीन तक पहुंच गया है। सुनने में ये बहुत अद्भुत लगता है ना? ऐसा लगता है कि अब डेजर्टिफिकेशन रुक जाएगा और चीन की जमीन और ज्यादा खराब नहीं होगी। लेकिन ये कहानी सुनने में जितनी सीधी लग रही है उतनी है ही नहीं, क्योंकि दूसरे देशों के विशेषज्ञों का मानना है कि चीन का ये ग्रीनिंग प्रोग्राम उतना भी प्रभावी नहीं है जितना चीन इसे दिखाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल चीन पेड़ लगाकर डेजर्टिफिकेशन को रोक रहा है, लेकिन जिस हिसाब से वो पेड़ लगा रहा है, अगर यही गति चलती रही तो चीन को 100 साल से भी ज्यादा समय तक पेड़ लगाने का काम करते रहना पड़ेगा। मगर चीन हमेशा कोई न कोई अनोखा समाधान ढूंढ ही निकालता है। इस बार भी चीन ने कुछ ऐसा ही किया है। तो चलिए आज हम चीन की इसी चतुराई के बारे में बात करते हैं। दरअसल बीजिंग फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का कहना है कि बंजर जमीन पर जो पेड़ लगाए जाते हैं उनमें से लगभग 85% पौधे पनप ही नहीं पाते और समय के साथ मर जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रेत स्थिर नहीं होती, ये हर समय हिलती रहती है, जिसकी वजह से पौधा जी नहीं पाता और उसकी जड़ें मिट्टी में स्थिर नहीं हो पाती। साथ ही वहां पर किसी तरह की कोई बाधाएं यानी ऑब्स्टेकल्स नहीं होती हैं, जिसके कारण तेज हवाएं खुली रेत को उड़ाती रहती हैं। यही वजह है कि पेड़ लगाए जाते हैं ताकि उनकी जड़ों से रेत स्थिर हो सके, रेगिस्तान सिकुड़े और आगे ना बढ़े। मगर समस्या ये है कि पौधे हिलती रेत में पनप ही नहीं पाते। उड़ती हुई रेत अपने साथ साथ पौधों को भी उखाड़ ले जाती है और पौधे मर जाते हैं। वैसे तो सभी नॉर्मल रेगिस्तान में भी यही हाल है, लेकिन अगर बात की जाए तकला माकन रेगिस्तान की तो इसकी स्थिति तो और भी ज्यादा कठिन है। यहाँ पर पेड़ लगाना संभव तो है, मगर इन लगाए हुए पेड़ों में से कितने जिंदा बचेंगे इनके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि इस रेगिस्तान का लगभग पूरा हिस्सा शिफ्टिंग ड्यून्स है। शिफ्टिंग ड्यून्स यानी ऐसे टीले जो लगातार खिसकते रहते हैं। अगर यूनेस्को की बात की जाए तो यूनेस्को के अनुसार ये टीले हर साल लगभग 65 फीट खिसक जाते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, जो जमीन ही एक जगह स्थिर नहीं होगी वहां पर पौधा क्या ही जिएगा। ऐसी स्थिति में पौधा जिंदा नहीं रह पाता, उसकी जड़ें बाहर आ जाती हैं और फिर वो रेत के नीचे दबकर मर जाता है। साथ ही रेगिस्तान में हवाओं पर भी कोई रोक टोक नहीं होती। यहाँ बहुत तेज गति से हवाएं चलती हैं जो पौधों को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके अलावा रेत में न्यूट्रिएंट्स ना के बराबर होते हैं, जिसकी वजह से पौधों को पोषण नहीं मिल पाता और वो मुरझा जाते हैं। हालांकि चीन में बहुत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाता है। हाल के वर्षों में चीन ने लगभग 50,000 करोड़ पेड़ लगाए हैं, लेकिन पेड़ लगाना ही समाधान नहीं है, उसकी देखभाल भी जरूरी है। पेड़ों को बचाने के लिए चीन ने एक शानदार गुप्त हथियार निकाला है, जिसका नाम है स्ट्रॉ चेक बोर्ड पैटर्न। अगर स्ट्रॉ यानी भूसी की बात की जाए तो ये धान, गेहूं, जौ या ऐसी ही फसलों की कटाई के बाद बचा हुआ सूखा तना और पत्तियां होती हैं। जब फसल पकती है तो उसका एक हिस्सा अनाज बनाने में काम आ जाता है और बाकी बचा हुआ हिस्सा सूखकर भूसा बन जाता है। ये तो आप जानते ही हैं कि चीन में धान बहुत बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। 2024 में लगभग 7.4 करोड़ एकड़ में धान की खेती हुई थी, जिससे 20.7 करोड़ टन चावल का उत्पादन हुआ। धान की कटाई से लगभग इतनी ही मात्रा में भूसा भी मिला था। केवल धान से ही 200 मिलियन टन से ज्यादा स्ट्रॉ मिला। अगर सभी फसलों का स्ट्रॉ मिलाया जाए तो चीन हर साल लगभग 1 अरब टन स्ट्रॉ इकट्ठा कर लेता है।
इसका एक हिस्सा पशुओं के चारे में होता है, लेकिन बड़ी मात्रा में इसका इस्तेमाल रेगिस्तान से लड़ने में भी किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्ट्रॉ को रेत पर चेकबोर्ड पैटर्न में बिछाया जाता है। ये बड़े पैमाने पर सैकड़ों हजारों खानों वाला एक विशाल जाल सा बन जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई शतरंज का बोर्ड हो। हालांकि ये काम इतना भी आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है, क्योंकि पहले स्ट्रॉ को रेगिस्तानी इलाकों तक पहुंचाया जाता है, फिर वहां पर इसे बिछाया जाता है। और ये ऐसी जगह होती है जहां ना छाया होती है, ना पानी, और हजारों मजदूरों को यहाँ काम करना पड़ता है। लेकिन इस मेहनत के परिणाम चौंकाने वाले हैं। दरअसल स्ट्रॉ की परत पौधों को पोषक तत्व देती है और पौधे पनप जाते हैं। साथ ही चीन एक और काम बहुत अच्छा कर रहा है। ये हर जगह एक ही तरह के पौधे नहीं लगा रहा है, बल्कि स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से पौधे लगाए जाते हैं। कुछ जगह पर इस भूसे को एक ही जगह पर डाल दिया जाता है, जिसके बाद हवा उन्हें चारों तरफ फैला देती है। 3 साल बाद स्ट्रॉ सड़कर खाद बन जाता है और उसकी जगह हरी भरी घास की जीवत बाड़ यानी लिविंग बैरियर बन जाती है। ये बाड़ रेत को स्थिर बना देती है। रिसर्च से पता चलता है कि चेकबोर्ड की वजह से रेत का बहाव 99.5% तक कम हो जाता है। ये प्रणाली पौधों को हवा के सीधे प्रहार से बचा लेती है। साथ ही यहाँ पौधे भी फलते फूलते हैं। पौधे मिट्टी में धीरे धीरे जैविक पदार्थ और पोषण जोड़ते हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता और बढ़ जाती है। हालांकि ये काम बहुत मुश्किल था, मगर चीन ने इस मुश्किल काम के लिए भी एक आसान रास्ता ढूंढ निकाला। इन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि चेकबोर्ड बनाने की जरूरत ही ना पड़े। क्यों ना भूसे को सीधे रस्सी में बदला जाए। बस फिर क्या था, चीन ने ऐसा ही किया। फैक्ट्री में उसका रस्से टाइप का पैटर्न तैयार किया गया और रेगिस्तान में ले जाकर बिछा दिया गया। ना कोई अधिक मेहनत करनी पड़ी, ना कोई झंझट। इस पूरी प्रणाली के सभी अहम चरण मशीनों से किए जाते हैं। और इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि मशीनों का बना हुआ ये तरीका पारंपरिक तरीके की तुलना में 60% ज्यादा प्रभावी है। साथ ही मशीन से बनी स्ट्रॉ की लाइन लगभग 6 साल तक चलती है, जो पारंपरिक तरीके से 2 गुना ज्यादा समय है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसे आसानी से बाद में इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे इसे बिछाना आसान है, वैसे ही इसे खींच कर निकालना भी आसान है। लेकिन एक देश जो लगातार पेड़ लगाकर रेगिस्तान से लड़ने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए ये समाधान पर्याप्त नहीं था। इसलिए चीन ने एक ट्रांसपोर्ट वाहन भी विकसित किया। चीन ने एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया है जो रेगिस्तानी जमीन पर सीधे चलते हुए स्वचालित रूप से लंबी लंबी स्ट्रॉ की पत्तियों को खुद ही बिछा देता है। इनफैक्ट उसने इस काम के लिए मशीनें भी बनाई हैं और ये मशीन चलते चलते खुद ही खाई भी खोद देती हैं, ताकि उसमें स्ट्रॉ डालकर ऊपर से जमीन को ढक दिया जाए। अब इंसानों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल पौधों को हाथ से लगाना बाकी रहता है। बाकी सारा काम मशीन से ही हो जाता है। ये विधि हाथ से स्ट्रॉ बिछाने की तुलना में 4 से 6 गुना ज्यादा प्रभावी है। इसके अलावा चीन में एक बीच का रास्ता भी अपनाया गया है, जो मशीन आने से पहले यूज होता था। एक्चुअल में इस तरीके को ऐसी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर बड़ी बड़ी मशीन नहीं जा पाती। वहां पर अभी भी मजदूर ही काम करते हैं, लेकिन उनका तरीका थोड़ा अलग है। दरअसल जैसा कि हमने अभी बताया कि पहले भी मजदूर हाथ से गड्ढा खोदते थे। हालांकि ये काम आसान नहीं था, लेकिन मशीन की तुलना में ये तरीका थोड़ा बेहतर है। गड्ढा खोदने के बाद भूसी को खाई में बिछाया जाता था। इसके बाद मशीन उसे दबाती थी और ऊपर से रेत डाल दी जाती थी। हालांकि ये बात सच है कि ये तकनीक फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन्स जितनी एडवांस नहीं होती, लेकिन इनएक्सेसिबल एंड नैरो एरियाज में ये एक इफेक्टिव सॉल्यूशन साबित होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ हैवी मशीनरी और लार्ज व्हीकल्स का पहुंचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये स्ट्रॉ प्रणाली वाकई प्रभावी है? तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका सबसे जीवंत उदाहरण हमने 1958 में देखा था। 1958 में बाओटाओ लैंजो रेलवे का निर्माण हुआ। इसका कारण था इनर मंगोलिया के बावतू शहर को गैंसू प्रोविंस के लैंजाओ से जोड़ना। बाओटाओ की बात करें तो ये चीन के इनर मंगोलिया राज्य में है। इस रेलवे की कुल लंबाई 615 मील थी और इसे रेगिस्तान से होकर गुजरना था। अगर विदेशी विशेषज्ञों की माने तो उन्होंने कहा था कि रेगिस्तान में रेलवे बनाना संभव नहीं है, लेकिन चीन ने ये कारनामा कर दिखाया। देश की पहली रेलवे बनी जो रेगिस्तान से होकर गुजरी।
हालांकि बहुत सारी मुश्किलें थी। चीन का ये शहर रेगिस्तान की सीमा पर है। वहाँ भयंकर रेत के तूफान चलते हैं। तूफान इतनी तेज गति से चलते हैं कि चीजें तो छोड़िए, इंसान तक उड़ सकता है। रेगिस्तान में हवा का प्रहार इतना तेज होता है कि इसे उड़ने वाली फैक्ट्री भी कहा जाता है। यहाँ के बवंडर हजारों मील दूर तक जाते हैं। ऐसे हालात में रेलवे बनाना और उसे चालू रखना बहुत ही कठिन था। इनफैक्ट लोगों का यहाँ तक कहना था कि 30 साल में रेलवे पूरी तरह से दब जाएगी। निर्माण की शुरुआती दिनों में मजदूरों ने कई तरीके अपनाए। रेत पर बजरी, डामर और स्ट्रॉ की चटाइयां बिछाई गईं, लेकिन तेज हवाओं ने सब कुछ उड़ा दिया। फिर एक मजदूर ने तूफान में गलती से स्ट्रॉ को मजबूती से बिछा दिया। तूफान थमने के बाद देखा गया कि आसपास के पौधे तो दब गए, लेकिन स्ट्रॉ का वो हिस्सा अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा रहा। तभी लोगों को समझ में आया कि रेत को रोकने का सबसे प्रभावी उपाय यही स्ट्रॉ का ग्रेड है। ये स्ट्रॉ ग्रेड का पहला प्रयोग था। इसके बाद यही तकनीक बाओटाओ रेलवे में इस्तेमाल हुई और विदेशी विशेषज्ञों की भविष्यवाणी गलत साबित हुई। रेलवे आज भी पूरी तरह चालू है। उसके आसपास आज वही स्ट्रॉ ग्रेड दिखाई देती है जो विश्व सदी के बीच में पहली बार लगाई गई थी। समय के साथ चीन ने केवल स्ट्रॉ ही नहीं बल्कि उन इलाकों में पौधे और झाड़ियां भी लगाईं। इसका परिणाम ये हुआ कि रेगिस्तान अब फैल नहीं पाया, बल्कि रेलवे के किनारे का इलाका हरा भरा हो गया। उनकी उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया। इनफैक्ट 1988 में तो बाओटाओ लैंगज़ोउ रेलवे के रेगिस्तानी हिस्से में बनाई गई इस सेफ्टी एंड सैंड कंट्रोल सिस्टम को चीन का नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस अवार्ड भी मिला है। इतना ही नहीं, 1994 में जोंगवे सैंड फिक्सेशन फॉरेस्ट फार्म को UNEP की ग्लोबल 500 सूची में शामिल किया गया और इसे मैन मेड डेजर्ट कंट्रोल का बड़ा उदाहरण माना गया। चीन की इस टेक्निक को केवल पुरस्कार ही नहीं मिला बल्कि पूरी दुनिया में इसका सम्मान भी हुआ। कई देशों ने मरुस्थलीकरण से जुड़े विचारों को अपनाकर अपने देश में लागू किया। इस तरह स्ट्रॉ का दुनिया में इस्तेमाल करने वाला पहला चीनी समाधान बन गया। वैसे अब इस रेगिस्तान को केवल रेलवे से ही पार नहीं किया जाता बल्कि सड़क के थ्रू भी किया जा सकता है। असल में चीन ने 2022 में रेगिस्तान के माध्यम से अपना पहला हाई स्पीड हाईवे भी खोला है। ये कोई अलग सड़क नहीं थी बल्कि एक बड़े हाईवे का हिस्सा थी जो चीन के 2 बड़े शहरों को जोड़ता है। सच में यह आसान काम नहीं था। इस परियोजना में विशेष सुरक्षा प्रणाली लगाई गई, जैसे ग्रेवाल बेल्ट और स्ट्रॉ की परत। इस परियोजना में 14.1 करोड़ फुट निर्माण सामग्री और 15.8 करोड़ गैलन पानी का उपयोग किया गया। साथ ही ये इको फ्रेंडली सॉल्यूशन भी साबित हुआ। और ये सब केवल रेलवे या हाईवे तक सीमित नहीं है। चीन ने कलम मकान रेगिस्तान में भी राजमार्ग बनाया है, जिसका एक हिस्सा ऐसे इलाके से गुजरता है जिसे सही मायने में मौत का सागर कहा जाता है। ये राजमार्ग 349 मील लंबा है और उसके बड़े हिस्से को स्ट्रॉ और पौधों से सुरक्षित किया गया है। असली कहानी केवल स्ट्रॉ की नहीं है, ये कहानी है चीन की, जिसने असंभव लगने वाले रेगिस्तानी इलाकों को काबू में किया है। रेगिस्तान को फैलने नहीं दिया बल्कि इसे हरा भरा बना दिया। वैसे दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।